हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सेट 2 का। तो क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, इसका सेक्शन ए है। और इसमें जो है सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बता रहा है कि ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए बी सी, और हमें ए डी की लेंथ निकालनी है। तो हमें ये ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल में वर्टिसेस दे रखे हैं ए 5, -6 और बी वर्टिसेस है 6, 4 और सी दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0 और ए डी जो है यहाँ पर मीडियन दे रखी है। तो मीडियन क्या करेगी, जो सामने वाली जो साइड है यानी बी सी, इसको 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है, मीडियन उसको बोलते हैं। तो डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। और डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, सी हो गया मतलब कि 6 हो गया और 0, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 3 और 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। अब ए डी की लेंथ क्या होगी, ए और डी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा √5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है -6 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 5 - 3 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -6 - 2 -8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो ये हमारा √68 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का एक वाला पार्ट्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा sec थीटा - tan थीटा = m और sec थीटा + tan थीटा = निकालना है। तो जब भी ऐसा दे रखा आपके पास, जैसे कि मतलब ये x - y = कुछ भी दे रखा हो और तुम्हें क्या निकालना है x + y, तो इसको करने की ट्रिक क्या है कि sec थीटा + tan थीटा जो हमें निकालना है, तो इस जो हमें दे रखा है इसको दोनों तरफ LHS RHS में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वही काम करना हमें। तो sec थीटा + tan थीटा, इससे जिसका वैल्यू हमें निकालना है उससे में LHS को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा sec थीटा - tan थीटा = हो जाएगा m sec थीटा + tan थीटा, और ये हो जाएगा sec² थीटा - tan² थीटा = m, और ये हो जाएगा sec थीटा + tan थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + tan² थीटा - tan² थीटा = m sec थीटा + tan थीटा। तो ये कैंसिल हो गया और 1 ये हो जाएगा हमारा 1/m sec थीटा + tan थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट सही होगा। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 15 यूनिट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम 3 - x का होल स्क्वायर प्लस -5, और ये हो जाएगा और = 15, और ये अंदर एक्सपेंड कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 + x² -6x, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 15, तो ये -225 हो जाएगा = 0, और x² -6x माइनस ये हो जाएगा 216 = 0। इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। x² - 18x + 12x - 216 x - 18, और ये +12 हो जाएगा x - 18,
और x माइनस 18 और x प्लस 12। तो इसके दो रूट्स आ गए, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस 12। तो दो रूट्स का है, माइनस 12 है और 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब है साइन a इक्वल टू 2/3। तो साइन a क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस। तो हमें कॉट a निकालने के लिए बेस की जरूरत पड़ेगी। तो बेस कैसे निकलेगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √5। तो कॉट a इक्वल टू क्या होता है, बेस। बेस कितना है, √5 हमारे पास, और परपेंडिकुलर ये है 2। तो √5/2 इसका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 5 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता रहा है, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज। ये ग्राफ दे रखा है, जो इसमें 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। तो ये लीनियर इक्वेशंस आपको अब देखने से पता चल रहा है कि दोनों जो है पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि हम आगे इसको अगर मिलाएंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला पॉइंट सही हुआ। यहाँ पर लिखा है इनकंजिस्टेंट बट कैन बी मेड कंजिस्टेंट। तो इनकंजिस्टेंट है क्योंकि दोनों मिलते हुए तो दिखाई नहीं दे रखी। इनकंजिस्टेंट मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको इनकंजिस्टेंट बोलते हैं। बट कैन बी मेड कंजिस्टेंट, लेकिन इसको कंजिस्टेंट बनाया जा सकता है अगर हम एक्सटेंड कर दें इनको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला, अगर डी नहीं होता तो ये होता कंजिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो क्योंकि हमारे पास दोनों अल्टरनेटिव सेम टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है इनकंजिस्टेंट क्योंकि दोनों मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो इनकंजिस्टेंट। लेकिन अगर आगे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कंजिस्टेंट हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या है, कोई सर्किल है और सर्किल में डायमीटर है 2,0, 6,0 और हमें क्या दे रखा है, देन द अदर एंड इज एट। अच्छा, सेंटर का दे रखा हमें कोऑर्डिनेट में ये, और इस वाले एंड का हम निकालेंगे, मान लें x, y। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, हम करेंगे x प्लस 6/2 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, दे रखा है 2। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 जब 4 माइनस 6 यानी -2, और दूसरा वाला हो जाएगा y प्लस 0/2 यानी y प्लस 0/2 इक्वल टू क्या है, 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके, -2, 0। तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कौन से इन 4 अल्टरनेटिव्स में कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट इज लेस एंड इक्वल टू 1 एंड 0 लेस एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो 0 और 1 के बीच में होती है, जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर ये नंबर क्या है हमारा, क्योंकि इसको अगर हम डेसिमल हटाएंगे 0.89 तो ये हो जाएगा ऊपर, तो 100/89 हो गया। तो ये क्या है, 1 से ज़्यादा है, जबकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के रेंज के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बता रहा है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q और ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 6। तो इसको हम जीरोज निकाल सकते हैं। तो इसके जीरोज होंगे 4x का फैक्टराइजेशन स्प्लिट अप कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -8x प्लस 3x माइनस 6, और यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा 4x, x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2। ये x माइनस 2 आ गया और दूसरा वाला आ गया 4x प्लस 3। तो एक जीरो तो आ गया हमारा x इक्वल टू 2 और दूसरा है x इक्वल टू -3/4।
और ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ये बता रहा है इसके जो जीरोज हैं इसके ट्वाइस हैं। तो इसके ट्वाइस करके मतलब इसके दोनों जीरोज क्या होने चाहिए, एक्स एक जीरो एल्फा इक्वल टू 2 जब 4 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस इसका ट्वाइस कितना होगा -3/2। तो ये होगा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a लगा लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों पॉलिनोमियल दोनों जीरोस को ऐड करके क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस है 4 -3/2 ये माइनस है इक्वल टू और ये हो जाएगा b/a मतलब p। तो ये आ जाएगा हमारा 8 - 3 और ये हो जाएगा हमारा 5/2 यानी p इक्वल टू कितना हो गया 5/2 आंसर। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हमें जो दे रखा है एक क्यूब दे रखा है जिसका जो है साइड एक क्यूब दे रखा है ऐसे और इस क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है। ये बता रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट, यानी इस क्यूब से ऐसा क्यूब निकालना है जिसका लार्जेस्ट वॉल्यूम हो सकता है, तो वो ऐसे करके होगा, ये हमें निकालना है ऐसा क्यूब। तो इसकी जो हाइट है वो किसके बराबर होगी, जो इसकी साइड है लेंथ, तो ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर्स और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर का हुआ। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर और एच कितनी है 2 है। तो ये हो जाएगा हमारा 2π/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का डी वाला पार्ट सही होगा। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बता रहा है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, ये होगा मीडियन। तो कोई डाटा है अगर अरेंज ऑर्डर में है जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग, तो उसका जो बीच वाला टर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इफ द रूट ऑफ इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप ट्रू। तो रूट इक्वल होने की कंडीशन क्या है, b² - 4ac = 0, इसको क्या बोलते हैं डी। तो जिसको मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो b² इसको सोल्व कर लीजिए 4ac और क्या क्या हो सकता है b²/4 = क्या है ac। तो कौन सी रिलेशनशिप ठीक है, ये वाली ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 if the probability of player winning a game is 0.79 then the probability of his losing the game is। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग आ जाएगी 0.21%। तो क्या आंसर 0.21% नहीं 0.21। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सम दे रखा है, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा, तो हमारे पास फार्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² कितना है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 2√3x और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 3, तो ये हमारा सही होगा। तो x² - 2√3 प्लस 3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा सही, बी वाला सही होगा।
इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा यही आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये बता रहा है फॉर सम डाटा x1 x2 डॉट 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 xn विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 डॉट 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 fn द वैल्यू ऑफ सिग्मा फ्रॉम 1 to n fi xi माइनस x के ऊपर बार है इज इक्वल टू। तो हमारे पास जो फार्मूला है, जो शॉर्टकट मेथड है, वो उसका फार्मूला क्या है कि जो ये निकलता है मीन a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डी आई जो है ये क्या है, यही एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा जो हमने लेट कर रखा हुआ ये इसकी जगह में रख लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार अपॉन क्या है सिग्मा एफ आई। ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार से इधर जीरो हो जाएगा ये सब कुछ। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का डी वाला पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर्स द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। तो एक हेमिस्फीयर है, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और जो दोनों हेमिस्फीयर का है उन दोनों का एक का क्या होता है सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, 2:3 हमारे ये आ गया। तो क्या होगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमें दे रखा है पी एंड क्यू। ये पी है और ये क्यू है, और हमें क्या है ए एंड पी ये बता रहा है कि प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम निकालना है पी और क्यू का। तो पी का इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 18, तो 18 का होगा 3 स्क्वायर मल्टी 2 और बाकी दे रखे हमें ए स्क्वायर बी की पावर 4, और क्यू दे रखा हमें ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर मल्टी 5 मल्टी ए की पावर 3 और ये क्या है बी स्क्वायर। तो ए और बी तो प्राइम नंबर है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा दोनों का, पी और क्यू का एलसीएम हो जाएगा 3 ऊपर भी है नीचे नहीं है, तो ये लिख लिया हमने। 2 ऊपर भी है 2 नीचे, तो बड़ा वाला एक्सपोनेंट्स जो है ये लिख लेते हैं। अब नंबर में क्या बचा 5, ए स्क्वायर ऊपर है नीचे ए की पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे ए की पावर 3, ऊपर बी की पावर 4 है नीचे बी स्क्वायर है, तो ये लिख लेते हैं हम बी 4। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 180 ए की पावर 3 बी की पावर 4। तो कौन सा अल्टरनेट सही हो जाएगा हमारा 180 ए की पावर 3 बी की पावर 4 डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी वाला सही होगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बता रहा है एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो nth टर्म हमें क्या दे रखा है 7n + 4। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इस एपी का 7 × 1 + 4 यानी कितना आ रहा है 11, और सेकंड टर्म्स कितना होगा 7 × 2 + 4 ये हो जाएगा 18,
तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है कितना हो जाएगा डी, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा 18 माइनस 11 जो कितना होता है 7। तो ये क्या होगा 7। क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये डेटा दे रखी है, ये डेटा है, इस डाटा में कुछ नंबर दे रखे हैं और ये बता रहा है कि अगर इवन नंबर्स को अगर हम हटा दें और उसके बाद एट रैंडमली कोई चूज करें प्राइम नंबर तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले इस डाटा से हम एवन नंबर हटा देते हैं। तो एवन नंबर हटा देते हैं 1 4 एवन नंबर है और क्या है 16 एवन नंबर, इनको दोनों को हटाना पड़ेगा। तो हमारी डेटा क्या बच जाएगी 1 7 9 21 25 यानी 5 एलिमेंट्स है देयर। अब हमें क्या निकालना है, ये बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम प्राइम नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की क्या होगी, प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पे, एक ये है और बाकी सारे कंपोजिट नंबर है। 1 न तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। तो एक है हमारे पास प्राइम नंबर और टोटल नंबर है 1 2 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5 यानी क्वेश्चन नंबर 18 का बी वाला पार्ट सही होगा। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 देखा है। इन क्वेश्चन में जो है एक स्टेटमेंट दे रखी है और एक एजर्सन दे रखा है और हमें ये अल्टरनेट दे रखे हैं ए बी सी और डी, इनमें से कोई एक चूज करना है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ग्राफ है जैसे ये और ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस में, एक पॉइंट में ये टच कर रहा है ग्राफ, ये बता रहा। तो ये बता रहा है पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही जीरो है। और रीजन दे रखा है इसका, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। तो बोलने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं n। मान लें जैसे कि ये पॉलिनोमियल है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये प्रॉपर रीजन नहीं है। हालांकि ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, दोनों सही हैं। तो इसका मतलब क्या है, assertion A and region R are true, but region R is not correct explanation of assertion A। तो ये है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, the tangent drawn at the end points of a diameter of a circle are parallel। ये कोई सर्किल है, डायमीटर है और इसके थ्रू अगर 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी डायमीटर के दोनों एंड में, तो ये बता रहा ये दोनों क्या होंगे पैरेलल। तो ये सही है। डायमीटर ऑफ सर्किल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है प्रॉपर रीजन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है 20 को भी 19 होगा। तो 20 और 19 दोनों क्वेश्चन का बी वाला अल्टरनेट सही होगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दे रखा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ है ट्रेपेजियम ABCD। तो ABCD हमें ट्रेपेजियम दे रखा है और इसके डायगोनल की किस में करते हैं इंटरसेक्ट O पॉइंट पे। AB पैरेलल टू DC, ये दोनों पैरेलल हैं और हमें जो दे रखा है DO
अपॉन ओ बी, तो डी ओ क्या है, ये है डी ओ, और ओ बी हमारा ये है, तो डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू हमें 1/2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, और ये वाला अल्टरनेट एंगल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल DOC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। अभी दोनों अगर सिमिलर होंगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो अप्लाई कर लेंगे। तो DO अपॉन OB इक्वल टू, और हमें निकालना क्या है, AB और CD। तो AB और CD, DO ऊपर का है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DC, ये CD अपॉन, ये CD है, अपॉन AB। अब क्या है कि DO अपॉन OB क्या है, हमारा हाफ है, ये हाफ लिख दिया, और CD अपॉन AB, तो ये कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 2CD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है कि एक इरेशनल नंबर है 5 - 2√3, और हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, जबकि √3 इसमें पहले से दे रखा है कि इरेशनल नंबर है, तो इसलिए हमें √3 को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट 5 - 2√3 इक्वल टू A अपॉन B, और यहाँ पर ब्रैकेट में ये लिखेंगे वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, इरेशनल पार्ट को एक तरफ रखेंगे और रेशनल पार्ट को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा B A - 5B - 2√3। अब √3 को हमने यहाँ पे अकेला रख लिया, A - 5B अपॉन -2B। तो ये हमारा क्या होगा, इधर इरेशनल हो गया ये, और ये रेशनल हो गया। ये इम्पॉसिबल है, क्या है ये, इम्पॉसिबल कि इरेशनल लेफ्ट हैंड साइड में है और रेशनल राइट हैंड साइड में। दिस इज इम्पॉसिबल, इसलिए एक ही अल्टरनेट है हमारे पास, देयरफॉर 5 - 2√3 will be an irrational number। तो ये हो गया इसका प्रूफ। अब है क्वेश्चन नंबर 22 का बी वाला पार्ट, और इसमें हमें ये प्रूव करना कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कौन होता है, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर 5 × 11 × 17 + 3 × 11
और यहाँ पर हम 11 को कॉमन रख लेते हैं। अंदर बचेगा 5 × 17 प्लस 3 × 11 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा कितना 85 प्लस 3 11 × 88। तो इसके कितने होंगे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं, अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 फैक्टर हमारे आ चुके हैं, तो इसका मतलब इट इज ए कंपोजिट नंबर। रीजन क्या है, इट इज हैविंग 3 और मोर देन 3 फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 23 में बता रहा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, एक है 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 और एक है 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 2 से, तो इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ जाएंगी। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गए 10p प्लस 15q 65 और इसको करा हमने मल्टीप्लाई 2 से, ये आ जाएगा 10p माइनस 8q माइनस 4। ये कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 23q 69 q इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। और इसकी हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2p प्लस 3 × 3 2p 4 p इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें सीधे इवेल्युएट करना है। तो ये 2 cos 45 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 2√3 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अभी कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 1 और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा 3, तो 4 आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24 का बी वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट हुआ, यहाँ पर दे रखा है a इक्वल टू 60 b इक्वल टू 30 और हमें ये वेरीफाई करना है। वैल्यू पुट कर लीजिए, दो दे रखे हैं 60 प्लस 30 इक्वल टू साइन a कितना है 60 cos b कितना है 30 प्लस cos a cos 60 और sin b, ये हो गया sin 90 और ये sin 60 कितना हुआ, sin 60 हुआ हमारा √3/2, cos 30 कितना हुआ हमारा 1/√3/2 होता है, प्लस cos 60 कितना है 1/2 1/2, sin 90 इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखते हैं कि आता कि नहीं आता। LHS RHS में RHS को देखते हैं, ये हो गया 3/2 प्लस 1/4, तो कितना आ गया, ये हो गया हमारा 4/4, दोनों इक्वल आ गए। तो LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ गई हमारी, तो ये प्रूफ हो गया।
अब है क्वेश्चन नंबर 25 जो प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। तो इसमें बता रहा है कि 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स दे रखे हैं, उसमें एक कार्ड लॉस हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। जबकि क्या है, वो लॉस्ट कार्ड ब्लैक कार्ड का नहीं है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक कार्ड लॉस हो जाता है, और कितने कार्ड्स हैं, कार्ड्स कितने हैं 52, लॉस हो जाता है, एक कार्ड लॉस हो गया, तो इसमें एक कार्ड क्या है, लॉस हो जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये कार्ड क्या हो, क्वीन ऑफ हार्ट होगा। तो एक कार्ड लॉस है, रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग कार्ड्स, तो रिमेनिंग कार्ड्स विल बी 51। अब इन कार्ड्स में एक कार्ड चूज करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन ऑफ हार्ट। तो क्वीन ऑफ हार्ट क्या है, एक ही होगी, क्वीन ऑफ हार्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन ऑफ हार्ट तो एक ही होगी 51 में से, और वो ब्लैक नहीं है, तो क्या होगा 1/51, क्योंकि क्वीन ऑफ हार्ट जो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 1 है, क्योंकि क्वीन ऑफ हार्ट एक ही है, और रिमेनिंग कार्ड क्या है 51 है। ऊपर से हमें ये दे रखा है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या है, ब्लैक है। तो इसके कोई चांस नहीं है कि लॉस्ट कार्ड क्वीन हो सकती है, तो इसलिए लॉस्ट कार्ड क्या है, ब्लैक कार्ड दे रखा है, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/51 आंसर। तो बच्चों अब हमारे पास है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में है क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जो 3 मार्क्स के हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इसका LHS लेके चलते हैं, और जो है इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं LHS को। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा, और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका साइन चेंज कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सेम लाने के लिए इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो सेम करने वाले माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए इसका, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर लगा लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, प्रूफ हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। इन ए केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन एंड सम क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड टू मेक 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन। तो हमें क्या है, टोटल मिला के कितना लीटर है सॉल्यूशन, 10 लीटर्स। तो हम लेट करेंगे सबसे पहले कि लेट जो 50% वाला सॉल्यूशन है वो क्या है, लेट 50% सॉल्यूशन उसका मान लिया सपोज करो कि x लीटर है एंड ऑफ 40% सॉरी 40 नहीं 25% सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, मान लिया उसका 1 लीटर है। अब टोटल कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाती है। अब क्या बता रहा है कि 50% सॉल्यूशन कितना है, x। तो 50% ऑफ x प्लस 25% ऑफ y और ये मिलके बनता है कितना, 40% ऑफ 10। तो ये हो जाएगा 50x अपॉन 100, 25 अपॉन 100, ये y हो गया और ये हो जाएगा 40 अपॉन 100 मल्टी 10। तो ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और ये दोनों जीरो कैंसिल। तो इधर बचा हमारा 4, ये हुआ y अपॉन 4 और प्लस x अपॉन 2। तो इसका जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस y इक्वल टू 16। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ रख लेते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई, इसे कैंसिल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा माइनस y इक्वल टू 16 माइनस 10 यानी कितना, 6। ये था हमारा 2 से मल्टीप्लाई, हमने इसको करा नहीं, ये होगा एक्चुअली 20। तो 16 माइनस 20 कितना हो गया, -4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 4। तो ये तो आ गया 4 लीटर। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए, x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6 लीटर। दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स
डिवाइड द लाइन सेगमेंट्स, तो कोई लाइन सेगमेंट्स है 1,2 और 2,3। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है 8/5, y, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें निकालना है। तो मान लीजिए रेशियो क्या है, k रेशियो 1। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास x इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और y इक्वल टू क्या होता है ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर x की जगह में क्या है 8/5 और कि x2 कितना हमारे पास 2 है प्लस x1 कितना है 1, k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारा 3/2, यानी किस रेशियो में बांटे गए 3/2, 3/2 में ये डिवाइड करेगा जो पॉइंट हमें दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल टू हो जाएगा कि अब y2 कितना हमारे पास 2 है और प्लस y1 कितना है y1 हमारे पास 2, हमारे पास ky2 बोला था ky2 तो 2 है, y2 तो 3 है, सॉरी 3 और y1 हमारे पास 2 और k की जगह में हम रख देंगे k प्लस 1। k वैल्यू कितनी है 3/2, यहाँ पर k की वैल्यू रख के हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3/2 प्लस 2 अपॉन 3/2 प्लस 1। तो ये y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, 9 प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो गया और 3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 13/2, 5, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 13/5। अब है क्वेश्चन नंबर 28 का बी। नंबर 28 का बी चॉइस है इसमें। तो इसमें दे रखा कोई रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल दे रखा ABCD। यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे -1, -1, -1,6 और 3,6 और ये हो गया 3,-1 और इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं P, B, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। तो हमने क्या करना है, ये मिड पॉइंट पहले निकाल देंगे और हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो अंदर इसके जो बन रखा है क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना, पहले हमें मिड पॉइंट निकालना है यहाँ पर। तो मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, ये -1 है और ये -1 दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो ये हो जाएगा -1,
-1 + 6 5.2, ये हो जाएगा 5.2, यानी पी के कोऑर्डिनेट आ गए -1 5.2। तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ऐसे आप निकाल लीजिए इसका मिड पॉइंट। थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे तो जो है, और कुछ गर्मी भी हो रही, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा, तो आपको हिंट दे देता हूँ कि ये मिड पॉइंट निकालने के बाद आप फिर इसका मिड पॉइंट, क्योंकि कॉमन है, कोई ओ पॉइंट है ये, तो हम देखेंगे ओ इसका मिड पॉइंट होगा। प्रूफ करने के लिए क्या होगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम आएंगे, यानी इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट के, मतलब पी आर का मिड पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट सेम आ जाएंगे। और यहाँ से क्यू एस का मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा हमारा कि ये वो जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट करता है इसको, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 में ये बता रहा है ए वुडन टॉय इज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस एज ऑफ सिलेंडर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द वुडन solid cylinder if the height of the cylinder is 20 cm and its base is of radius 7 cm, find the total surface area of the toy। तो हमें एक सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर है, और इस सॉलिड सिलेंडर से दोनों एंड से हेमी स्फीयर स्कूप आउट किया गया है, मतलब निकाला गया है दोनों एंड से। और अब इस टॉय का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, हमें सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो टॉय है इसका जो सरफेस एरिया होगा, एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRh, कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, प्लस दोनों हेमिस्फीयर, जब स्कूप आउट किया होगा तो ये हेमिस्फीयर अंदर इसका बन जाएगा, तो इसका हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो वन हेमिस्फीयर का क्या हुआ, 2πr² होता है, और क्योंकि 2 है तो ये हो जाएगा ×2। अब यहाँ पर कॉमन रख लेते हैं हम, 2πr, अंदर बचेगा h + 2r, तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 22/7। r कितना है 7, h कितना है 20 + 2r, r 7 है तो ये 14 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44 × 34, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 16 का 86, 1 4 3 12 13, 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ गया। नंबर 30 है, इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। तो यहाँ पर फ्रेंच के कितने टीचर्स हैं 48, हिंदी के कितने हैं 80 और इंग्लिश के हैं 144। तो पहले तो हमें इसका एच शेप निकालना होगा, तो एच शेप क्या होगा 48 = फैक्टराइजेशन सिस्टम से निकाल लेते हैं,
2 दूनी 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 होगा, और ये 3, 80 के फैक्टर हो जाएंगे, 80 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 40, 20, 10, 2 5 जा तो कितनी हुई, 2 की पावर 4 मल्टी 5, अब है 144, तो 144 के क्या होंगे, 12 मल्टी 12, 3 मल्टी 4, 3 मल्टी 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और मल्टी 3 स्क्वायर। तो HCF क्या है यहाँ पे, ये HCF हो गया 16, तो 16 तो हमारा HCF आ गया। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, टोटल टीचर्स जो है कितने हैं, टोटल टीचर्स हमारे पास 8000, 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 8 5 13, 4 17 का 7 हासिल 1 2, तो 272 टीचर्स हैं। अब क्या है, मिनिमम रूम कितने चाहिए होंगे वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 16 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, रूम्स जो मिनिमम रूम चाहिए होंगे वो कितने होने चाहिए, 17 फॉर ईच सब्जेक्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर की तैयारी करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना पसीना हो रखा हूँ मैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लाइव पसंद आता है तो। क्वेश्चन नंबर 31, AB is a diameter of circle with center O, AQ, BP and PQ are tangent to the circles। तो ये हमें दे रखा है, ये फिगर दे रखा है, ये आपको याद आ गया होगा, NCERT से ये क्वेश्चन, NCERT बुक से। तो ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है, ये डायमीटर है AB, और दोनों टेंजेंट क्या होंगी, डायमीटर के एंड में ड्रॉ की गई हैं, तो ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और यहाँ पे स्लैंट लाइन है QP, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, 180। अगर आप इस एंगल को 2x मान लेते हैं तो ये वाला जो एंगल है, सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है O से, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल का, तो इससे जो ड्रॉन है टेंजेंट्स AQ, और ये वाली इसका नाम रख लेते हैं, कुछ भी रख लो, मान ले ये क्या है, ऐसे। मान लिया ये क्या है, S। तो AQ और OS क्या होंगी, इक्वल होंगी, और यहाँ से ड्रॉन जो लाइन है OQ, ये इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये अंदर वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, X। और क्योंकि इस वाले एंगल और ये जो 2x है, ये इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2x। और अंदर वाला एंगल, क्योंकि OP भी क्या करेगा, एंगल BPQ को बाइसेक्ट करेगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका आधा। इसका आधा मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
90 माइनस एक्स। अब देखो ये अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। ट्रायंगल ओ क्यू और पी, तीनों एंगल्स का सम कर लो। x प्लस 90 माइनस एक्स प्लस, और ये हमें निकालना है एंगल पी ओ क्यू, और ये इक्वल टू कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये यहाँ पर से कैंसिल हो गया, तो एंगल पी ओ क्यू हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और ये प्रूफ हो गया। हालांकि यहाँ पे एक दो लाइन में कर लिया, आप प्रेजेंटेशन देके क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। और क्वेश्चन नंबर 31 का ये बी पार्ट है। इसमें ये हमें दे रखा बी सी 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी एस दे रखा 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। और बी एस और बी आर क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट टू द सर्किल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये हमेशा दोनों इक्वल होंगे। तो क्या हो गया, 24 हो गया। अब 30 से हम ये यहाँ से बी सी पूरा 30 है, तो बी सी से हम ये बी आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है सी आर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अब सी आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू सी होगा, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और हमें रेडियस दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो टेंजेंट्स है, जो कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट से ड्रॉन की गई जो रेडियस होती है और टेंजेंट दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, वो हम जानते हैं। तो तीन एंगल तो 90 डिग्री के होंगे, तो ये भी क्या होगा 90 होगा। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब ये 8 है, ये 8 है। अब एडजेसेंट साइड अगर रेक्टेंगल की इक्वल होंगी तो क्या अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो क्या होगी, सारी 8 होगी, तो ये स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से डीसी की लेंथ कितनी आएगी आप साफ साफ देख सकते हो, 8 + 6। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, 14 सेंटीमीटर। तो आप रूल से लेके थोड़ा प्रेजेंटेशन देके क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से लेकिन करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब है हमारे पास सेक्शन डी, और सेक्शन डी में हमें करने हैं 4 क्वेश्चंस, और में हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दे रखा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो हमें क्या दे रखा है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है, और ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो ट्रायंगल की दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती हो। तो ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन है ये बीपीटी थ्योरम है। तो बीपीटी थ्योरम प्रूव करना हमें, ए बी सी डी ई। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, तो आप इसको तरीके से करना, जैसे ये वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री के, जैसे कि गिवन हो गया, और दूसरा टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन जो भी है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट में दिखा रहे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, मतलब ये है एफ डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये हो गया ई जी, और बी से ई को मिला लीजिए, और डी से सी को मिला लीजिए। अब क्या करना हमें निकालना है एरिया ऑफ ए डी ई, क्योंकि दोनों साइड का रेशियो जो हमें प्रूव करना है एक्चुअली में ए डी अपॉन बी डी। यहाँ पर से स्टार्ट कर लेते हैं टू प्रूव। तो प्रूव करना हमें क्या, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी
इक्वल टू AE अपॉन CE। तो ये तभी प्रूफ हो पाएगा जब हम एरिया ऑफ ADE लेंगे और एरिया ऑफ DBE लेंगे। तो एरिया ऑफ दोनों का हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, और ये कितना होगा, एरिया ऑफ ADE कितना होगा, एरिया ऑफ ADE हो जाएगा हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड होता है, तो हाफ मल्टी बेस क्या है यहाँ पे AD है, और AD पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है GE। अपॉन में एरिया ऑफ BDE क्या होगा, ये बेस है, ये बेस हो गया, और एल्टीट्यूड हो गया हमारा GE। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टी BD मल्टी GE। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके AD अपॉन BD। तो ये है हमारा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। तो इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ, इधर वाला ट्राइंगल्स क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ DCE। तो एरिया ऑफ ADE क्या होगा, हाफ मल्टी ADE मतलब AE, इसका बेस हो जाएगा, ये बेस है, और एल्टीट्यूड हो जाएगा DF। तो हाफ मल्टी AE मल्टी एल्टीट्यूड कितना है DF, हाफ मल्टी DCE, CE बेस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई DF। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी हमारा आ जाएगा AE अपॉन CE। ये है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE। अब यहां पर एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ DCE। अच्छा, ये क्यों होंगे, दीज आर द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ये बेस हो गया सेम बेस, और बिटवीन टू सेम पैरेलल्स, क्योंकि लाइन दे रखी है हमें पैरेलल DE और BC के बीच है, कॉमन बेस है, DE में बने हुए दोनों ट्राइंगल्स है, तो दोनों का ये इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ DCE को हम एरिया ऑफ BDE सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, और ये हो जाएगा हमारा AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों क्या हैं, इनके LHS साइड इक्वल है, तो इसका मतलब RHS भी इक्वल होंगे। तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारी BPT थ्योरम प्रूफ हो गई। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32 का B पार्ट।
चॉइस वाला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी, इफ ए पी इक्वल टू एक्स, बी क्यू इक्वल टू वाई एंड सी आर इक्वल टू जेड, देन प्रूव दैट। तो हमें ये प्रूव करना है, और हमें जो है दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल ए आर सी। तो पहले हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और इस क्वेश्चन की ज़्यादा डिटेल यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर स्पेस की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है, आपको ये मतलब कि मेथड से करना है, रूल्स को फॉलो करके। तो यहाँ पर हम मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं कि ये ए पी जो है, जो साइड है, बी क्यू जो है, ए पी और बी क्यू दोनों ए सी में परपेंडिकुलर हैं। तो ये परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन है, तो ए पी क्या होगा, पैरेलल क्या होगा, बी क्यू क्या होगा। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसमें ए पी सी और बी क्यू सी, ये दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल कॉमन है दोनों में, और ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ट्रिपल रूल से दोनों ट्रायंगल्स आराम से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो पहले प्रूफ करना है इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू सी। अब इसमें सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं। क्या होता है, ए पी अपॉन बी क्यू इक्वल टू पी सी अपॉन सी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। तो इसमें हमें जो चीज़ चाहिए हम वो अप्लाई कर लेते हैं। ए पी अपॉन में बी क्यू, ये क्या है, एक्स अपॉन वाई, और पी सी अपॉन में सी क्यू। तो पी सी अपॉन में सी क्यू हमें चाहिए नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ए सी अपॉन में, क्योंकि ये कॉमन है, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये, तो हम ये वाला पार्ट लेंगे इसमें, ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। अब एक चीज़ यहाँ पर ट्रिक करनी है आपको, -1 कर देना दोनों तरफ, ए सी अपॉन बी सी, और ये -1 कर दिया, तो ये हो जाएगा बी सी, ए सी माइनस बी सी, और ये हो गया एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई। ए सी माइनस बी सी कितना होगा, ए सी माइनस बी सी, ए बी। इक्वेशन नंबर हमारा आ गया 1। अब ऐसी दूसरा इक्वेशन हमारा बड़े वाले ट्रायंगल से आ जाएगा, ट्रायंगल ए सी आर। तो ट्रायंगल ए सी आर में क्या हो जाएगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी आर एंड ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू, ये भी दोनों सिमिलर होंगे, और इसमें भी हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। तो x के बदले यहाँ पर जैसे z है, ये आ जाएगा x के बदले z, y अपनी जगह में जीव पे क्यों रहेगा। तो ये हो गया हमारा कितना, और ये आ जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी, क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी, सेम टू सेम वैसे करके आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में एल एच एस यूकल है, तो आर एच एस इसको पहले हमें करना पड़ेगा, उसी के जैसा बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y अपॉन जेड माइनस वाई इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर होगा, सो हमें इसको मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2, यहाँ पर क्या है, आर एच एस ऐसा है, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन जेड माइनस वाई, और यहाँ से हमारा ये प्रूव करके आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ये प्रूव करके हमारा ये आ जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में वो ये बता रहा है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप। तो हमें ये बिल्डिंग दे रखी है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 60 मीटर और एक लैंप पोस्ट है। अब लैंप पोस्ट का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्डिंग के टॉप से कितना बन रहा है 30 डिग्री और लैंप पोस्ट का जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं इसके और नाम रख लेते हैं इनका ए बी सी डी ई। तो सी हमारी बिल्डिंग हो गई और ए बी हमारा लैंप पोस्ट हो गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री ये 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट में हमें पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है लैंप पोस्ट और बिल्डिंग के बीच की ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला tan 60। ट्रायंगल जो है BCE को कंसिडर कर लेते हैं और इन ट्रायंगल BCE क्या है tan 60 इक्वल टू CE अपॉन BC और CE कितना है CE है 60 और BC हमें निकालना है। tan 60 की वैल्यू √3 हो गई 60 अपॉन BC। तो BC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए और ये 3 हो जाएगा इससे हम काट देंगे 20। तो BC इक्वल टू हमारा आ गया 20√3 मीटर। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट। हमें ये निकालनी है टॉप जो लैंप पोस्ट का टॉप है वो A है और बिल्डिंग का टॉप क्या है E। तो हमें ए डिस्टेंस निकालनी है दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस। तो हम ट्रायंगल ADE कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल ADE और अप्लाई करेंगे cos 30 इक्वल टू क्योंकि बेस में दे रखा है बे हमें निकाला है 20√3 मीटर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी 20√3 अपॉन हाइपोटेनिस AE हमें निकालना है। cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 ये हो जाएगा 20√3 अपॉन AE। √3 से √3 कैंसिल हो गया और AE हमारा आ जाएगा 40 मीटर। तो ये दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये है। तो ये दो आंसर है फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट है और ये सेकेंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 में बता रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन AP। तो जो फर्स्ट टर्म है A 8 टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 7D और ये हमें दे रखा है 32 ये हो जाएगा हमारा 2A प्लस 7D इक्वल टू 32 इक्वेशन नंबर 1। और प्रोडक्ट दोनों का क्या है मतलब फर्स्ट टर्म्स और 8 टर्म्स दोनों का प्रोडक्ट है कितना 60। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 D की वैल्यू आती है 32 माइनस 2A अपॉन 7। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 7 32 माइनस 2A अपॉन 7
इक्वल टू 60। तो ये कैंसिल हो गया 7 से 7 और हमारा ये हो जाएगा इक्वेशन ए प्लस 32 माइनस 2a इक्वल टू 60। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, पहले अंदर का सोल्व कर लेते हैं, ए माइनस ए प्लस 32 इक्वल टू 60। तो ये इक्वेशन आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस 32a और इसको भी इधर लिया है 60 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 30 माइनस 2a माइनस 30, a माइनस 30 हो गया और एक फैक्टर हो गया a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से दो रूट आ गए इसके, और दो रूट आने का मतलब है इसके दो आंसर होंगे। तो हम फिलहाल एक आंसर निकालते हैं, बाकी दूसरा आप निकाल सकते हो। तो क्योंकि दो वैल्यू आ रखी है, एक ही फर्स्ट टर्म 30 भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म 2 भी हो सकता है। हम a इक्वल टू 2 लेके चलते हैं और a इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, d इक्वल टू 32 माइनस 2 टू या 4 अपॉन 7। तो ये आ गया हमारा 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a और 2 मल्टी 2 n माइनस 1 यानी 19 मल्टी d 4 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 800। तो 20 टर्म्स का सम हमारा 800 आ गया। नंबर 34 का बी पार्ट है, इन एन ए पी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। तो फर्स्ट 9 टर्म्स का सम दे रखा है 153। तो क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, 153 इक्वल टू 9 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8d। तो 9 टर्म्स का सम हमें दे रखा है, इसको अंदर ले जाते हैं। ये 9a प्लस 36d 153। तो किसी से ये डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है डिवाइड 3 से। फिर हो रहा है। तो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ये बता रहा है कि लास्ट 6 टर्म्स का सम 687 है। तो लास्ट 6 टर्म्स कौन सा होगा, 35 टर्म्स 36 डॉट 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 40 टर्म्स तक। तो अगर हम लास्ट 6 टर्म्स माने, एक ये क्या है एपी है, उसी एपी का हिस्सा है, तो उसके लिए लास्ट 6 टर्म्स के लिए ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म। तो 35 टर्म को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, लास्ट सिस्टम का सम कितना दे रखा है, 687 इक्वल टू 6 अपॉन 2 और यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 6 टर्म है, तो इसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म्स a प्लस 34d प्लस लास्ट 6 टर्म का सम है, तो 6 माइनस 5d हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 2a प्लस 68d प्लस 5d और ये हो जाएगा हमारा 3 2a प्लस 73d 687 है। 3 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 229 2a प्लस 73d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 34 2a प्लस 2 4 जा 8b। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी, मैंने 2 मॉडिफाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके जो आया है। माइनस कर लेते हैं, 195 आ गया, ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा हमारा कितना 65d। अब d इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया हमारा 3। हमें निकालना क्या था, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस तो ये आ गया। अब फर्स्ट टर्म्स निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं 17 इक्वल टू a प्लस 4 मल्टी 3। तो a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 17 माइनस 12 यानी 5। तो a इक्वल टू हमारा 5 आ गया। अब क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ AP, यानी 40 टर्म्स का सम निकालना। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टी 5 सीधे डायरेक्ट 10 कर दिया, प्लस 39d, d3 है, और ये वैल्यू करके 20, 10 प्लस 117, और ये आ जाएगा 20 मल्टी 127, ये आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा 2540 टर्म्स का सम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें ये बता रहा है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है जिसमें एक माउंटेड है सिलेंडर, वो भी हॉलो है। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the sphere is 14. तो 14 है तो 7 रेडियस हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और जो वेसल की हाइट है पूरी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 7, 13 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इनर सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, सिलेंडर का क्या है 2πRH, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्योंकि हॉलो है तो ढक्कन में नहीं है इस पे, तो क्या है 2πRH केवल कर्व सरफेस एरिया होगा, और प्लस इसका जो सरफेस लगा हुआ है हेमिस्फेरिकल बेस है, और इसका एरिया कर्व सरफेस एरिया 2πr² होगा। दोनों को 2πr कॉमन हो जाएगा, h प्लस r। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टी 22/7 मल्टी 7। हाइट है हमारी, सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 है, और रेडियस है 7। ये कैंसिल हो गया, और ये 44 मल्टीप्लाई 13, 13 चौको 52 का 2 हासिल 5, 13 चौको 52 5 57, 572 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया हमारा इनर सरफेस एरिया का। फाइंड द इनर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो ये इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आ गया। अब निकालना है मैंने वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का तो होता है πr²h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³। यहाँ पर कुछ कॉमन है तो ले लेते हैं, πr कॉमन आ जाएगा, πr² कॉमन है, तो अंदर बचेगा h प्लस 2/3, पाई कॉमन हो चुका है r,
तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए 22.7 मल्टी 7 और एच क्या है हमारा सिलेंडर का 6 है, 2/3 मल्टी आर क्या है 7 है, 7 से 7 कट गया और ये हो जाएगा हमारा 3 18 14, तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई और ये 32/3। अब इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है वही आंसर है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, ये केस स्टडी पे बेस्ड है क्वेश्चन। बिंगो इज ए गेम ऑफ चांस, द होस्ट हैज 75 बॉल्स, नंबर 1 थ्रो 75। तो 75 बॉल्स दे रखे हैं बिंगो गेम में, ईच प्लेयर हैज ए बिंगो कार्ड, और सारे प्लेयर्स के पास क्या है बिंगो कार्ड हैं जिनमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और द पार्टिसिपेंट्स कैंसिल द नंबर्स ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट ए नंबर। और जैसी बिंगो की बॉल्स कोई चूज करता होगा रैंडमली और जो भी नंबर आता होगा तो प्रत्येक प्लेयर उसमें से नंबर को क्या कर देता है कैंसिल कर लेता है। तो हमें इसकी टेबल दे रखी है कोई एक पर्टिकुलर गेम की, जिसमें क्या है सो द डाटा ऑफ वन सच गेम है 48 बॉल्स, जिसमें 48 बॉल्स चूज हुई, और जो डाटा है वो क्या आई, जैसे 0 से 15 नंबर्स 8 टाइम्स आए, 15 to 30 नंबर जो आए होंगे वो 9 टाइम्स आए। तो ये हमें टेबल दे रखी, तो हमें क्वेश्चन देना है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग सर, राइट द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए क्या है, फिर सी एफ निकालेंगे, सी एफ हो जाएगी 8 17 और ये 48। अब यहाँ पर जो टोटल नंबर है वो क्या है, हमें n/2 इवेल्युएट करना है, 48 डिवाइडेड बाई 2 24। इसका मतलब 24 टर्म्स किस में एकोमोडेटेड है 27 में, तो इसलिए हमारा मीडियन ग्रुप क्या हो जाएगा, ये मीडियन ग्रुप है 32 45। तो पहले का आंसर है मीडियन क्लास क्या है 32 45। दूसरा पार्ट है व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। तो अगर फर्स्ट बॉल को चूज कर दिया जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो इवन नंबर हुआ। तो टोटल बॉल्स कितनी है, फर्स्ट बॉल हमारे पास 75 बॉल्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल यानी सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा बॉल्स कितनी है 75, और इनमें से एवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एवन नंबर बॉल कितनी होंगी 37, तो 37 एवन नंबर होंगे, कहाँ से लेके 1 से लेके 75 के बीच में। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा, अरे टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एवन नंबर बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 37 है और ये 75, तो ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड पार्ट कि इसकी मीडियन निकालनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास m = L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई H। तो L मतलब क्या है, जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट 30,
ये 30 हो गया। n क्या है हमारा 48 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ क्या है, सी एफ हमारी हो जाएगा 17 अपॉन में एफ क्या है, एफ है हमारी फ्रीक्वेंसी ये 10 और मल्टीप्लाई क्लास साइज क्या है, क्लास इंटरवल है 45 माइनस 30 यानी 15। तो इसको कैलकुलेट करना है बस। 24 माइनस 17 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। 7 हो गया मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 30 प्लस और ये हो जाएगा हमारा मीडियन आ जाएगी 30 प्लस 10.5 यानी कितना हो गया 40.5, ये आ गया मीडियन। इसी प्रकार मोड भी निकाल सकते हैं आप। मोड का फॉर्मूला लगाना बस आपको, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा होता है एल प्लस और F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H। तो F1 क्या होता है, F1 यहाँ पे F0 तो हो गया, ये हमें मोड क्लास कौन सी होगी, इसमें मोड क्लास जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो मोड क्लास हमारी ये होगी ऐसे। इस वाले को मिटा देते हैं, तो मोड क्लास हमारी ये है। अब यहाँ पर F0 हमारा ये है, F1 ये है और F2 क्या हो जाएगी ये, और L हमारा 45 है। इस केस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और क्लास साइज कितना है 15 ही है, तो ये आराम से मोड निकल जाएगा आपका। तो आप खुद ही कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 37 में ये बता रहा है ए बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्राइंगल एबीसी विथ राइट एंगल एट बी। तो ये राइट ट्राइंगल शेप का बैकयार्ड है जिसमें ए बी हमें दे रखा 7 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 15 सेंटीमीटर और बीच में क्या है सर्कुलर पिट है जो इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है और इसमें हमें दे रखा है पी क्यू आर एस ये टचिंग पॉइंट है और ए पी इक्वल टू एक्स। तो ए पी हमें दे रखा है एक्स। अब क्वेश्चन नंबर जो है 37 इसमें फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो क्या है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। तो ए से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है यहाँ पर ए आर एंड ए पी दोनों इक्वल होंगी, तो ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर है ए आर इक्वल टू एक्स। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। अब क्या है यहाँ पर ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं और एक रेडियस ये ड्रॉ कर दी। अब वो रेडियस और टेंजेंट का जो कांटेक्ट पॉइंट है आर और ओ आर और ये टेंजेंट है, इनके बीच में क्या एंगल होता है 90 डिग्री। यानी रेडियस और टेंजेंट करस्पॉन्डिंग जो कांटेक्ट पॉइंट है उसे ड्रॉ किया गया सेंटर में, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में। तो ये 90 डिग्री और ये तो दे रखा 90 डिग्री, तो ये भी 90 होगा। तो ये तो प्रूफ हो गया कि रेक्टेंगल है, लेकिन क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है, क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, तो इसलिए क्या हो गया तो ये भी आर होगा, बी आर बी क्यू बी आर होगा।
तो इसलिए जो है बी क्यू ओ आर क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। फाइंड द लेंथ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, इसको अलग से देखते हैं। यहां पर ए आर एक्स है, तो बी आर कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। ये 7 बी आर इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू, तो ये भी क्या होगा 7 माइनस एक्स। तो इस प्रकार ये भी 7 माइनस एक्स होगा। तो अब देखो कि क्यू सी कितना होगा, क्यू सी होगा 15 माइनस 7 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स। तो क्यू सी हमारा कितना है, 8 प्लस एक्स। अब क्यू सी इक्वल टू क्या होगा, पी सी। तो पी सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स। अब ए सी पूरा कितना हो गया, ए सी हमारा आ गया पूरा 8 प्लस 2x। और ए बी सी हमें दे रखा है कि राइट ट्रायंगल है, तो थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। ए सी हमें क्या दे रखा है, मतलब 8 प्लस 2x निकाल रखा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये दे रखा है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 2x हमारा ये निकल जाता है, यहाँ से ए सी निकालना था। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 2 25 और अंडर रूट क्या है 274 आया था। अब 274 का रूट कितना होगा, ये हमारा होगा 16 पॉइंट समथिंग। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअली में इस 16 पॉइंट समथिंग आएगा ऐसा। अब ए सी जब हमारा आ गया तो 8 प्लस 2x के इक्वल में हम ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर से 2x की वैल्यू हो जाएगी 8.552। ये हो जाएगा हमारा 2 चौको 8। x इक्वल टू हमारा लगभग 4.276 आएगा। और जब x की वैल्यू आ गई तो r की भी आ जाएगी। r कितना होगा 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 4.276। तो ये कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा, 7 से माइनस करें तो 4.276। तो ये माइनस करके जितना भी आएगा ये 2.2724 लगभग। अब बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए रेक्टेंगुलर फ्लोर दे रखा है और कंप्लीटली टाइल्ड विथ 200 स्क्वायर टाइल्स। तो कितनी टाइल्स हैं इसमें, फ्लोर में 200 स्क्वायर टाइल्स हैं। इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाई 1 यूनिट इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। और अगर टाइल का साइज जो है 1 यूनिट बढ़ा दी तो तब केवल 128 टाइल्स से कवर हो जाता फ्लोर। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम टाइल की साइड इसमें तो बता रखा है कि x यूनिट लेट कर सकते हैं। Assuming the original length of each side of a tile be x units, make a quadratic equation from the above information। तो
टाइल की जो लेंथ है साइड की, टाइल साइड लेंथ कितनी है, x यूनिट। तो एरिया ऑफ टाइल कितना हो जाएगा, सारी की सारी जो टाइल कैसी है, स्क्वायर टाइल्स, तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब कितनी टाइल्स हैं, कितनी टाइल्स से फ्लोर कवर होता है, 200 टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स हैं फ्लोर में 200। तो इसका मतलब एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में ये बता रहा है कि टाइल की लेंथ कितनी बढ़ गई, इफ साइड ऑफ टाइल कितना हो जाता है, x+1, तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल तब क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर। और कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगती हैं तब, 128। अब एरिया ऑफ फ्लोर इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा 128 और मल्टीप्लाई x+1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें, एरिया ऑफ फ्लोर ये भी है और दो तरीकों से एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। तो ये दोनों एक ही चीज़ें एक दूसरे के हम इक्वल में रख देते हैं। तो 200x स्क्वायर इक्वल टू 128x+1 का होल स्क्वायर। 200x स्क्वायर 128, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 128 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 200 एक्स स्क्वायर। अब 200 एक्स स्क्वायर ये हो गया 128 एक्स स्क्वायर प्लस 256 एक्स प्लस 128। तो 2 ये LHS में ले आते हैं इनको, 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर है, और माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल टू 0। अब किसी से ये कट रहा होगा, ये कटेगा 8 से, 8 9 जा और 8 3 जा 24, ये 32x हो गया। मतलब 8 से डिवाइड करना में, 8 1 जा 8, 8 6 जा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। हमें निकालना क्या था, तो यही बता रहे थे कि मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो तो है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, राइट द करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये 2 का आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टराइज करने हमें, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 16 × 9, 4 × 4 × 9। तो ये हो जाएगा हमारा 36 - 4। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 36x
प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0, 9x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारा आ गया x इक्वल टू 4 और एक रूट आ गया -4/9। ये हम नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव x क्या है, साइड है टाइल की, तो टाइल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू 4 हमारा आ गया टाइल की साइड, तो ये होगा साइड ऑफ टाइल। कितना है, 4 यूनिट आंसर। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कौन से क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, किस टाइप के, मैथ्स या साइंस में, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको पूरा सॉल्यूशन करके देंगे। और यदि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।